So today we will discuss about DNA sequencing. What is DNA sequencing? DNA sequencing is a process in which we determine the sequence of DNA. We determine the order of DNA, order of nucleotide bases which are present in DNA. तो बेसिकली करते क्या हैं कि डीएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उस सारे के सारे सीक्वेंस को डिटरमिन करना क्या कहलाता है, डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड guanine along our DNA strand. We need to know the order of nucleotide bases in a strand of DNA for sequencing. हमें उसका ऑर्डर पता होना चाहिए ताकि हम जो है डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकें. ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इनकोडेड इन द डीएनए ऑफ इट्स जीनोम. सो वी ऑल नो दैट द all sort of information which is required for the growth or development of an organism is present on DNA. So DNA sequencing is a fundamental to genome analysis and understanding the biological processes in जनरल. तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को और जीनोम एनालिसिस में डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें हमें किसी भी चीज़ के एनालिसिस के लिए क्या करना पड़ता है, डीएनए सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है. हिस्ट्री इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है कि 1870s में फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया डीएनए को. आफ्टर डेट 1940 में एवरी ने क्या किया था, जेनेटिक मटेरियल प्रपोज किया था कि जो डीएनए है इट्स एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. देन 1953 में वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. देन 1977 में सैंगर एंड गिलबर्ट ने दो डिफरेंट मेथड्स इंडिविजुअली प्रपोज किए थे. इंडिविजुअली उन्होंने दो मेथडोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराई थी. द वन इज़ डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन एंड द सेकंड वन इज़ केमिकल डिग्रेडेशन. इन 1986 पार्शियल ऑटोमेशन की तरफ हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग में पार्शियल ऑटोमेशन की तरफ चले गए और 2002 में हमारे पास NGS और 454 पायरो सीक्वेंसिंग और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी. दिस इज़ द डाटा or the graph for the cost per genome. 2000, here we can see that in 2001 the cost per genome is quite high, but with the passage of time it reduces to nearly 1k or $5k tak in 2014. Sequencing methods. To determine the order of the nucleotide bases adenine, guanine, cytosine and thymine in a molecule of DNA, two methods were used. Number one is Sanger, that is also known as chain termination sequencing method. Number two is Maxam and Gilbert. Maxam and Gilbert are two scientists who introduced the method of chemical sequencing method. Chemical degradation के through sequencing की जाती है. These two methods are most popular conventional methods and they are more of manual type processes. Then robotics and automated sequencing are based on these methods. and जितने भी अब रोबोटिक्स और NGS और ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं दो सीक्वेंसिंग के मेथड्स पर बेस करते हैं. सेंगर सीक्वेंसिंग पे अगर अब हम आ जाते हैं तो व्हाट इज़ सेंगर सीक्वेंसिंग? इट इज़ PCR बेस्ड मेथड. It's a modified DNA replication reaction. Growing chains are terminated by dideoxynucleotides. तो यहाँ पर क्या है, it works through PCR. PCR की तरह वर्क करता है बिल्कुल जैसे PCR में हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाते जाते हैं अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, तो वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनती जाती हैं. तो सेंगर सीक्वेंसिंग में भी PCR की तरह का ही रिएक्शंस होते हैं कि PCR में की तरह हम उसमें क्या करते हैं, DNTPs डालते हैं, PCR मिक्स डाला, पॉलीमरेज डाला, टैग पॉलीमरेज डाला, मैग्नीशियम आयंस, तो ये सब कुछ डाला और हम क्या करते हैं यहाँ पे DNA की रेप्लिकेशन कराते हैं बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं. मॉडिफाई कैसे करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी नॉर्मल DNTPs के अलावा स्पेसिफिक किस्म की DNTPs यूज़ करे होते हैं. डेट आर नोन है DDNTPs एंड DDNTPs स्टैंड फॉर dideoxynucleotides. This is the structure of a normal DNTP and on the right hand side it's DDNTP. In DNTP you can see that here at carbon number 3
a hydroxyl group is present, but in DDNTP there is no oxygen, there is no hydroxyl group, but only hydrogen at the carbon number 3 of deoxyribose sugar. अब इसका फंक्शन क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है, DDNTP हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वी ऑल नो दैट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड due to the hydroxyl group of carbon number 3 and next phosphate group at the carbon number 5 of deoxyribose sugar. सो यहाँ पर जब अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि आगे जो हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना है वो नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर मौजूद नहीं है. तो जहाँ पर भी जिस भी चेन में DDNTP इंट्रोड्यूस हो जाएगा वो चेन क्या हो जाएगी, अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो आगे जो है उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, तो आगे न्यू इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो बाइंड नहीं करेंगे और चेन यहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फर्दर ग्रो नहीं करेगी. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक ग्रोइंग स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ वो ग्रो कर रहा है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, उसमें DNTPs लगे हुए नॉर्मल DNTPs. तो वहाँ पर क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने नेक्स्ट इनकमिंग जो फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है न्यू न्यूक्लियोटाइड का, वो उसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है. जबकि हम राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि चूँकि ग्रोइंग चेन में जो सेकंड नंबर का न्यूक्लियोटाइड था उसमें थर्ड कार्बन पे आपके पास कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं था. जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं था तो यहाँ पर कोई भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा. तो इस तरह से क्या हो जाता है कि चेन हमारी टर्मिनेट हो जाती है, चेन आगे फर्दर ग्रो नहीं करेगी. सो गो थ्रू द स्टेप्स. नंबर 1, गेट इनफ क्वांटिटी ऑफ DNA. तो first of all we have to ensure that the sample is quite enough. Sample quantity should be substantial. काफ़ी सारी हमारे पास sample quantity होनी चाहिए. और हमने sample quantity को कैसे बढ़ाना है, we always do PCR for increasing the copy number of our desired DNA. Then aliquot DNA into 4 different tubes. Those PCR products are divided into 4 different tubes. Prepare PCR reaction mix as below. अब हमने क्या करना है कि after the division of DNA into 4 different tubes, we have to prepare a reaction mixture. रिएक्शन मिक्सर PCR का ही रिएक्शन मिक्सर हमने प्रिपेयर करना है, जिसमें वी हैव टू ऐड प्राइमर्स, वी हैव टू ऐड टैग पॉलीमरेज, वी हैव टू ऐड टेम्पलेट्स, जिसमें हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा, वी हैव टू ऐड DNTPs, all DNTPs in all 4 tubes, and then DDNTPs. Make sure that one type of DDNTP is present in one tube. So all the 4 different tubes have different type of DDNTPs. So for example, the first one tube has DDATP, the second one has DDGTP, the third one has DDCTP, and the fourth one has DDTTP. अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास हमारे रिएक्शन मिक्सचर में DNTPs तो सारे हैं, बट हर ट्यूब में एक DDNTP मौजूद है. तो जहाँ कहीं पे फॉर एग्जांपल को हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अगर A प्रेजेंट है तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग में ग्रोइंग स्ट्रैंड पे क्या लगना है, T लगना है. तो ग्रोइंग स्ट्रैंड में T कौन सा लगेगा, वो तो नॉर्मल DNTP का भी लग सकता है, और वो हमारे जो दूसरा वाला DDTTP है वो भी लग सकता है. तो यहाँ पर इक्वल रेशियो है आपकी, आप कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा वाला लग जाएगा, पर अगर DDTTP वाला लग गया तो फिर वो चेन आगे फर्दर ग्रो नहीं करेगी. आपने क्या कर लेना है, देन 1 PCR रन करने के बाद आपने उसको क्या करना है, जल्दी इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेना है. अ सीक्वेंसिंग रिएक्शन मिक्स इंक्लूड्स लेबल्ड प्राइमर एंड टेम्पलेट. हमारे पास जो सीक्वेंसिंग जो हम करना चाह रहे हैं, टेम्पलेट एरिया टू बी सीक्वेंस, वो हमारा इतना है जो जिसको हम सीक्वेंस करना चाह रहे हैं. उससे पहले हमने एक प्राइमर डिज़ाइन किया हुआ, प्राइमर को हमने डाल दिया और प्राइमर जो है 5' to 3' पे अटैच हुआ है, और यहीं से हमारी क्या होगी 3' पे एडिशन स्टार्ट हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स की. Dideoxy nucleotides are added separately to each of the 4 tubes. With addition of enzyme, the primer is extended until a DDNTP is encountered. तो प्राइमर जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा until हमारे पास DDNTP आके इनकॉर्पोरेट ना हो जाए. द चेन विल एंड विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द
NTP. With the proper DD-NTP ratio, the chain will terminate throughout the length of the template. तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास different lengths की fragments आ जाएंगे. All terminated chains will end in the DD-NTP added to that reaction. The collection of fragments is a sequencing ladder. The resulting terminated chains are resolved by electrophoresis. Fragments from each of the 4 tubes are placed in 4 separate gel lanes. अब जब हमने PCR कर लिया, PCR करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट लेंथ्स के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे. वो जो डिफरेंट लेंथ्स के फ्रेगमेंट्स आएंगे हर एलिकॉट से, हमने उनको अलग अलग ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करना है, अलग वेल्स में उनको प्लेस करके रन करना है, और फिर हमने क्या करना है, वहाँ से अपनी रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेना है. रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का तरीका ये है कि हमने जेल को बिल्कुल सबसे बिलो से बॉटम से रीड करना शुरू करना है. बॉटम पे जिस वेल का सबसे नीचे जाएगा बैंड, उस वाले को हमने नोट कर लेना है कि डैट कॉरस्पॉन्ड्स टू सी, यानी कि DDCTP, DDTTP. तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या है. तो एग्जांपल है हमारे पास, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि 5' into 3' हमारे पास सीक्वेंस ये था, 3' into 5' हमारे पास सीक्वेंस ये था. हमने क्या किया, इसको इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को डीनेचर कर लिया, डीनेचर द सीक्वेंस एंड यूज़ ओनली फॉरवर्ड प्राइमर, दैट इज़ 3' into 5' स्ट्रैंड ऑफ DNA. तो हमने क्या करना है, वी हैव टू यूज़ ओनली फॉरवर्ड प्राइमर. फॉरवर्ड प्राइमर के लिए हमें जो एज अ टेम्पलेट लेना है, दैट शुड बी ऑफ 3' into 5' स्ट्रैंड. Then we have to do amplification through normal PCR. हमने normal PCR के through amplification करनी है, but we know that each tube has a single type of DD-NTP. So first of all, the first alicot has DD-TTP, the second has DD-ATP, the third has DD-GTP, and the fourth tube has DD-CTP. At the upper left corner, you can see that in the DD-TTP section, we have this template sequence. This template sequence, at the first base पे हमारे पास एडिनिन के साथ जो आकर लगेगा, डैट वुड बी थायमीन. तो थायमीन T हमारे पास, चूँकि हमारी ट्यूब में नॉर्मल DNTP नॉर्मल T भी पड़ा हुआ था और DD-TTP भी पड़ा हुआ था, तो बाय चांस यहाँ पर आकर क्या बाइंड हो गया, यहाँ पर T आकर बाइंड हो गया. जब यहाँ पर T आकर बाइंड हो गया तो ये आगे फर्दर ग्रो नहीं करेगी, इट वुड बी स्टॉप राइट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ DD-TTP. तो जैसे ही DD-TTP इनकॉर्पोरेट हुआ प्राइमर के साथ, वहीं पे फ़ौरन से क्या हो जाना है, स्टॉप हो जानी है, चेन फर्दर ग्रो नहीं करेगी. देन इन दैट सेम ट्यूब द नेक्स्ट टेम्पलेट, कोई भी दूसरा टेम्पलेट, नेक्स्ट टेम्पलेट, क्योंकि हमने नंबर ऑफ कॉपीज डाली है, वी डिडंट हैव ऐड ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ टेम्पलेट, वी हैव सो मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ टेम्पलेट्स. तो अब हमारे पास क्या है कि पहले ए की जगह पर ए के साथ क्या आकर लग गया, T लग गया, नॉर्मल T लगा. फिर उसके बाद फॉर इंस्टेंस बाकी सारे के सारे, क्योंकि DNTPs मौजूद थे तो वो सारे के सारे अपनी कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेस पे लगते गए. फिर एट दी एंड दोबारा से हमारे पास ए के साथ क्या आकर लगना था, T आकर लगना था, और वो T कौन सा लग गया, हमारे पास दोबारा से DD-TTP वाला लग गया. तो ये वाली चेन भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी. जब ये चेन यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी तो अब हमारा जो कोई और भी टेम्पलेट इसमें प्रेजेंट है वो आगे फर्दर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर T आके बाइंड कर गया तो बस बाइंड कर गया. तो हमारे पास इस वाली ट्यूब में हमारे पास ये 2 टाइप्स के फ्रेगमेंट्स जो हैं, फ्रेगमेंट लेंथ जो हमें मिलेंगी. देन विद एम्प्लीफिकेशन इन DD-ATP, उसमें क्या होगा हमारे पास कि जहाँ पर भी T होगा, T के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आके लग जाएगा, A लग जाएगा. और A जो है इट कुड बी नॉर्मल DATP एंड इट कुड बी DD-ATP. तो ये दोनों ही हो सकते हैं. अगर DD-ATP आकर लग गया तो फिर क्या होगा, हमारी चेन फर्दर ग्रो नहीं करेगी. तो इससे हमारे पास क्या आते हैं कि 4 डिफरेंट ये वाले सेक्शंस, 4 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास. इसी तरह DD-GTP में और DD-CTP में होता है. अब ये जो हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, इनको हमने क्या करना है, वी हैव टू डू जेल रन. हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमने क्या करना है, इसको इंटरप्रेट कर लेना है. रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का तरीका क्या है कि हमें तो पता है कि हमने किस ट्यूब में किस वेल में किस ट्यूब का सैंपल डाला है. अगर हमने यहाँ पर DD-ATP वाला सैंपल डाला है फर्स्ट वेल में, सेकंड वेल में हमने DD-GTP वाला डाला है, थर्ड वेल में DD-CTP वाला डाला है, और फोर्थ वेल में हमने DD-TTP वाला सैंपल डाला है. तो अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि जिसका बैंड सबसे नीचे जाएगा,
वो बैंड हमने सबसे पहले नोट कर लेना है कि वो कौन सा है, वो है सी है तो हमने वो सी लिख लेना है। उसके बाद ऊपर को हमने जाते जाना है तो बॉटम टू द टॉप हमने क्या करना है, इसको रीड करते जाना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा। Now move to the another technique which is known as Maxam-Gilbert sequencing. The Maxam-Gilbert sequencing is a method of DNA sequencing developed by Alan Maxam and Walter Gilbert in 1976 to 1977. They developed this method in 1976 and 1977, and the method was developed by Alan Maxam and Walter Gilbert. As we do not use the first term communication के लिए हम फर्स्ट टर्म जो है वो यूज़ नहीं करते, वी ऑलवेज यूज़ द लास्ट term or the last name of the person. So this sequencing, this type of procedure is known as Maxam and Gilbert sequencing. This method is based on a nucleobase specific partial chemical modification of DNA and subsequent cleavage of the DNA backbone at sites adjacent to the modified nucleotides. This method is basically based on nucleobase specific partial chemical modification, जिसमें बेसिकली होता क्या है कि आप स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स को मॉडिफाई कर देते हो। व्हेन दे मॉडिफाई at the site of modification the template strand has to be cut down. वो क्या कर दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है, उसको क्लीव कर दिया जाता है. Then these fragments we have so many fragments, then these all fragments are run through the gel electrophoresis or maybe due to capillary electrophoresis, किसी भी हम कॉलम में या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको रन कर सकते हैं. एंड आफ्टर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वी हैव टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द एज मैंशन प्रीवियसली बाय सेंगर सीक्वेंसिंग. बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सेंगर सीक्वेंसिंग में किया था, बिल्कुल इस तरह से हमने क्या करना है, मैक्सम गिलबर्ट में भी सीक्वेंसिंग को इंटरप्रेट कर लेना है, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेना है. सो to perform this type of sequencing, first of all we have to label the 5' end of DNA. 5' end of DNA has to be labeled by phosphate 32. Then aliquot DNA samples into 4 different tubes. Then perform base and modification reaction. हमने क्या करना है, हमने न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, बेसिस जो हैं, उनको मॉडिफाई करना है. हर ट्यूब में हम स्पेसिफिक किस्म की मॉडिफिकेशन करवाएंगे. परफॉर्म क्लीवेज रिएक्शन. देन क्लीवेज रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद वी हैव टू परफॉर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आफ्टर दैट ऑटो रेडियोग्राफी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. For chemical modification of DNA, radioactive labeling at 1,5' end of the DNA, typically by a kinase reaction using gamma 32 phosphate ATP. Purification of the DNA fragment to be sequenced. Then chemical treatment generates breaks in DNA, and after that all the samples, all the fragments have to be run on the gel. So polynucleotide kinase radioactive label at one end, that is 5' end, and here you can see that this is the phosphate 32 which has to be added at the 5' end of this template strand. Then we have the chemical modification and cleavage step. For base modification we use dimethyl sulfate. If we use only dimethyl sulfate, all the guanine in the tube should be modified. वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, modified हो जाएंगे. And in the next tube we will add dimethyl sulfate plus formic acid. If we add dimethyl sulfate plus formic acid in the next tube, then all the guanine and adenine will be modified in that tube. In the third tube we will add hydrazine. Hydrazine will modify the cytosine and thymine at all the template strands of the DNA. Then in the fourth tube we will add hydrazine plus sodium chloride. So these two will modify the cytosine base in the template strands. After the modification we have to cleave the templates. वो हमें क्या करना है, हमें क्लीव करना है templates को. और क्लीवेज के लिए क्या करेंगे हम, क्लीवेज के लिए हमने पाइपरडीन चारों की चारों ट्यूब्स में ऐड कर देने हैं. जैसे ही हम पाइपरडीन ऐड करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी क्लीवेज हुई थी, जिस बेस पे मॉडिफिकेशन हुई थी उस बेस पे क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारे पास क्लीवेज हो जाएगी. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था. वी कन्वर्टेड इट इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थ्रू डिनेचुरेशन. देन आफ्टर दैट वी लेबल्ड
the 5' end of that template strand, then aliquot these template strands into 4 different tubes and added dimethyl sulfate in first one, dimethyl sulfate plus formic acid in the second one, hydrazine in the third tube and the हाइड्रोजीन प्लस NaCl इन द फोर्थ ट्यूब. और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हुआ कि बेसिस जो हैं वो मॉडिफाई हो गई. फर्स्ट ट्यूब में ग्वानिन जितनी भी जगह पर थे सारे के सारे ग्वानिन जो है वो मॉडिफाई हो गए. एट द सेकंड ट्यूब, इन द सेकंड ट्यूब ऑल द एडेनिन प्लस ग्वानिन आर मॉडिफाइड. इन द थर्ड ट्यूब थायमीन एंड साइटोसिन आर मॉडिफाइड. एंड इन द फोर्थ ट्यूब ओनली साइटोसिन इज मॉडिफाइड. साइटोसिन क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया. जब मॉडिफिकेशन कर दी, मॉडिफिकेशन के बाद हमने क्या करना है चारों ट्यूब्स में, वो भी एडेड पाइपरीन. पाइपरीन ऐड करने के बाद वी विल हैव डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे डिफरेंट लेंथ्स के. उनको हमने क्या करना है, सेपरेट कर लेना है थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेना है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हमने हर ट्यूब के सैंपल को अलग अलग वेल में लोड किया. लोड करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद हर वेल का हमें पता है कि किस वेल में हमने कौन से वाला सैंपल जो है वो लोड किया है. तो हमने क्या करना है, इसको इसी तरह से रीड कर लेना है. रीड कैसे करना है, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना है रीड करना. बॉटम से स्टार्ट जब हम करेंगे रीड करना इसको, तो हमारे पास क्या होगा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे नीचे हमारे पास जो बैंड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं साइटोसिन वाली ट्यूब के और साइटोसिन प्लस थायमीन वाली ट्यूब के. अब हाउ कैन आई नो दैट दिस एज दीज बोथ बैंड्स कॉरेस्पॉन्ड टू द सेम साइज़. वो दोनों के दोनों बैंड्स के साइज़ जो हैं सेम है. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इट्स ऑफ साइटोसिन और थायमीन. तो मैं यहाँ पे कौन से वाली बेस को नोट करूँगी, हमें यहाँ से पता चलेगा कि चूँकि ये साइटोसिन वाली में भी प्रेजेंट है और ये C+T वाली में भी प्रेजेंट है, तो इट शुड नॉट बी टी. ये टी हो ही नहीं सकता. वो टी कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि टी जो है वो या तो उससे अगली बेस पे प्रेजेंट होगा या उससे पिछली बेस पे प्रेजेंट होगा. तो जब वो कट होगा वहाँ से तो उसका साइज़ जो है वो डिफरेंट आएगा. तो डिफरेंट साइज़ के बैंड्स कभी भी आपस में इकट्ठे सेपरेट नहीं होंगे. जिनका साइज़ बिल्कुल सेम होगा वही एक दूसरे के सामने सामने जो है वो आएंगे. तो इसका क्या मतलब होगा कि ये दोनों हमारे पास क्या है, सी है. तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया कि ये क्या है, सी. सी के बाद ऊपर को मूव करें तो हमारे पास कौन सा सैंपल आ रहा है, हमारे पास सिर्फ एक ही आ रहा है, वो C+T में आ रहा है. चूँकि इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में सी में कोई भी बैंड नहीं आया, तो इट मीन्स दैट दिस बैंड इज़ ऑफ थायमीन. तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको टी नोट कर देना. टी के बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, हमारे पास ये A+G वाले में आ रहा है. तो हाउ विल नो दैट दिस बैंड इज़ ऑफ एडेनिन और ग्वानिन. तो वो हमें बिल्कुल उसी तरह से पता चलेगा कि अगर इफ़ दिस G हैज़ नो बैंड हियर देन दिस A+G कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी ओनली A. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, A लिख दिया. A के बाद हमारे पास ऊपर थोड़ा सा मूव करें तो अगेन हमारे पास C और C+T दोनों में आ रहा है. तो ये क्या है, ये C का बैंड है. उसके बाद हम ऊपर को मूव करें तो हमारे पास A+G एंड G में बैंड आ रहा है. तो इसका क्या मतलब होगा कि ये G का बैंड है. उसके बाद ऊपर को मूव करें हम तो हमारे पास T आ रहा है और T के बाद हमारे पास दोबारा से क्या आ रहा है, A आ रहा है. तो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ आर टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो आप इसको यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास A आया है, इट्स ऑफ 3' एंड. तो 3' एंड पे A है, फिर आगे T है जो कि आप ऊपर टेम्पलेट स्ट्रैंड में देख भी सकते हैं कि T है. T के बाद हमारे पास G है, G के बाद C है, C के बाद A है, A के बाद अगेन T है, T के बाद फिर C है. आफ्टर लर्निंग अबाउट Sanger sequencing and Maxim Gilbert sequencing which are of manual methods, उसके बाद हम किस पे मूव कर जाते हैं, next generation sequencing पे. So the principle behind next generation sequencing is similar to that of Sanger sequencing, which relies on capillary electrophoresis. The genomic strand is fragmented. इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, we have to fragmentize the genomic strand and the bases in each fragment are identified by emitted signals when the fragments are ligated against a template strand. The NGS method uses array-based sequencing, which combines the techniques developed in Sanger sequencing to process millions of reactions in parallel, resulting in very high speed and throughput at a reduced cost. So 3 general steps have to be followed for all types of NGS. Number 1, library preparation. Number 2,
amplification, and the third one is of course sequencing. First one, library preparation. What does it mean by library preparation? Libraries are created using random fragmentation of DNA followed by ligation with custom linkers. So libraries हमने कैसे prepare करनी है? We have to prepare libraries for our desired genome, for our desired DNA template. उस DNA template को हमने क्या करना है? We have to fragmentize into small fragments, small chunks, and placed in the specific section of microbial plate, and then add custom linkers, ligate these custom linkers with our fragments of DNA. Then move towards the second step, that is amplification. So जितनी हमने library पिछले step में prepare की थी उस सारी की सारी library को we have to amplify that library so that the large number of or the large signal should be created, ताकि हमारे पास जो signal है वो ज़्यादा large frequency में आए, large amount में आए. The libraries are amplified using different clonal amplification techniques or by using PCR, depending on our personal choice. Next is sequencing. DNA is sequenced using one of several different approaches. जिसमें we have ion torrent, we have 454 pyrosequencing, we have solid, we have Illumina, Roche, so on. So we have number of different processes regarding to NGS. So first one is library preparation. Firstly, DNA is fragmented either enzymatically or by sonication to create smaller strands. Then adapters, short double-stranded pieces of synthetic DNA, are then ligated to these fragments with the help of DNA ligase, an enzyme that joins DNA strands. The adapters enable the sequence to become bound to a complementary counterpart. Adapters are synthesized so that one end is sticky whilst the other is blunt, so that this could lead to the potential of binding all the adapters to the template. Sometimes we have blunt-ended templates, and sometimes we have sticky-ended templates. So sticky end will be joined with sticky end template, and the blunt end adapter will be joined to the blunt-ended template. This could lead to the potential problem of base pairing between molecules and therefore dimer formation. To prevent this, the chemical structure of DNA is utilized since ligation takes place between 3' end and 5' end strands. By removing the phosphate from the sticky end of the adapter and therefore creating a 5' end, instead the DNA ligase is unable to form a bridge between the two termini. And here we can see how this performs. This is the genomic DNA and these are the short double-stranded DNA fragments. हमने इनको क्या के लिए short double-stranded DNA fragments में convert कर दिया. After that, we ligate the adapters to these templates. Adapters ऐड करने के लिए हमने क्या किया कि अडाप्टर का एक एंड हमने स्टिकी रखा है और दूसरा एंड हमने क्या रखा है, ब्लंट रखा है, ताकि वो वाला टेम्पलेट जो ब्लंट एंडेड है तो उसके साथ ये ब्लंट वाली साइड जुड़ जाए, और वो वाला टेम्पलेट जिसके अगर स्टिकी एंड्स हैं तो वो स्टिकी एंड्स इसके साथ, अडाप्टर के भी स्टिकी एंड इसके साथ जुड़ जाए. अब जब हमारे पास ये अडॉप्टर्स जो हैं वो टेम्पलेट के साथ जुड़ जाए तो अब क्या होगा कि इधर हमारे पास स्टिकी एंड फ्री पड़ा हुआ है. इसी तरह दूसरे टेम्पलेट के साथ भी जो अडॉप्टर जुड़ा हुआ है उसके पास भी फ्री स्टिकी एंड मौजूद है. तो ये दोनों के दोनों फ्री जो स्टिकी एंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग कर सकते हैं. इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने उसका जो 5' एंड है उसको क्या कर देना है, मॉडिफाई कर देना है. तो जो 5' एंड हम मॉडिफाई कर देंगे अडाप्टर का तो उससे क्या होगा कि ये जो बेस डायमराइजेशन हो रही थी इट वुड नॉट अकर, वो नहीं होगी. In order for sequencing to be successful, the library fragments need to be sparsely clustered in PCR colonies or colonies as they are conventionally known, which consist of many copies of a particular library fragment. Since these colonies are attached in a planar fashion, the features of the array can be manipulated enzymatically in parallel. This method of library construction is much faster than the previous labor-intensive procedure of colony picking and E. coli cloning used to isolate and amplify DNA for Sanger sequencing. However, this is at expense of read length of the fragments. Now move towards the amplification. For library amplification is required so that the received signal from the sequencer is strong enough to be detected accurately. With enzymatic amplification, phenomena such as biasing and duplication can occur, leading to preferential amplification of certain library fragments. Instead, there are several types of amplification process which use PCR to create large number of DNA clusters.
For that purpose, most of the NGS techniques use emulsion PCR. What is emulsion PCR? It's basically emulsion of oil, beads, PCR mix, and the library DNA are mixed to form an emulsion which leads to the formation of microvalves. होता क्या है इसमें कि हम ऑयल को बीड्स एंड PCR का जितना भी सारा मिक्सचर होता है जिसमें प्राइमर्स हैं, हमारी DNTPs हैं, आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है एंड टैग पॉलीमरेज है, मैग्नीशियम आइंस हैं, बफर है, तो ये सारा कुछ ऐड कर देते हैं हम ऑयल, और जब बफर और ये चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास एक इमल्शन सी बनती है, और जो बीड्स होते हैं तो उन बीड्स के ऊपर क्या होता है, हमारे पास हमारे प्राइमर्स और DNA के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो आकर लग जाते हैं. अब हमने क्या करना होता है, वी हैव टू प्लेस दीज बीड्स इनटू द माइक्रोवेल, बट मेक श्योर दैट द ईच बीड consist of only one single stranded template strand and a lot of primers. So each bead has to be surrounded by a lot of primers and a template strand, single stranded template strand. The PCR then denatures the library fragment, leading to two separate strands, one of which anneals to the bead. The annealed DNA is amplified by polymerase starting from the bead towards the primer side. The original reverse strand then denatures and is released from the bead only to re-anneal to the bead to give two separate strands. These are both amplified to give two DNA strands attached to the bead. The process is then repeated over 30 to 60 cycles, leading to clusters of DNA. This technique has been criticized for its time-consuming nature since it requires many steps despite its extensive use in many of the NGS platforms. It is also relatively inefficient since only around 2/3 of the emulsion microreactors will actually contain one bead. Therefore, an extra step is required to separate empty systems, leading to more potential inaccuracies. This is the whole procedure on the flowchart diagram for the emulsion PCR. These are the DNA fragments and these are the primers. Both forward and reverse types of primers are present in the mixture, in the emulsion. DNA strands are attached to the cell surface at one end. जितनी हमारी माइक्रोवेल की प्लेट थी उसमें क्या हुआ कि वेल्स के अंदर बीड्स प्रेजेंट थे और DNA strands जो हैं वो अटैच हो चुके हैं. DNA strands अटैच होने के बाद क्या हुआ कि जो एंड्स हैं वो अपने अपने प्राइमर्स के साथ बाइंड हो गए, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर, एंड देन हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो उन्होंने डबल स्ट्रैंड्स जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं एंड डीनेचुरेशन फॉर्म्स टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट्स. डीनेचुरेशन करवाने के बाद हमारे पास हर बीट के ऊपर एक एक सिंगल स्ट्रैंड रह जाएगा और उसकी क्या होगी कि PCR कॉलोनीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी. एंड हियर यू कैन सी दैट दीज आर द कॉलोनीज फॉर द आर टेम्पलेट स्ट्रैंड. देन मूव टू द सीक्वेंसिंग. Several competing methods of next generation sequencing or NGS have been developed by different companies, which include 454 pyro sequencing, iron semiconductor sequencing, sequencing by ligation, which is also acronym as SOLID, then reversible terminator sequencing, that is known as Illumina, and it's of two types. That is, number one is 3' and O-blocked reversible terminator, and the simple 3' and unblocked reversible terminators. So what is 454 pyrosequencing? Pyrosequencing is based on the sequencing by synthesis principle, जिसमें बिल्कुल PCR की तरह sequencing जैसे जैसे synthesis हो रही है वैसे वैसे हम क्या करते जाते हैं, उसको sequence करते जाते हैं. We all know that that when two nucleotides combine, there is a release of pyrophosphate. So here in the pyrosequencing technique, the release of pyrophosphate is detected by use of some modifications. So where a complementary strand is synthesized in the presence of polymerase enzyme, in contrast to using dideoxynucleotides to terminate chain amplification, pyrosequencing instead detects the release of pyrophosphate when nucleotides are added to the DNA chain. So जब भी phosphodiester bond बनेगा हमारे पास एक pyrophosphate का molecule release होगा. Here in the diagram we can see that this is the template strand and these are the DNTPs. One by one we have to add a single type of DNTP in the reaction mixer. हम क्या करते हैं, एक एक DNTP को ऐड कराते हैं रिएक्शन मिक्सर में वन बाय वन. पहले एक अगर फॉर सपोज DATP डाल दी पर वो बाइंड नहीं होगी तो देन देयर इज़ द नो रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट, तो पायरोफॉस्फेट रिलीज़ नहीं होगा. अगर पायरोफॉस्फेट रिलीज़ नहीं होगा तो सिग्नल भी जनरेट नहीं होगा, सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो आपके पास कोई सीक्वेंस वहाँ पर नहीं आएगा. ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं आएगा. इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर आपकी बेस जो है आपने अभी जो DNTP डाला है दैट इज़ नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ कॉरेस्पॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. Then you will add DGTP and for suppose DGTP binds to the template strand and
पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल इज़ रिलीज। तो पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा, और जो पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सल्फ्यूरोलाइज एडिनोसिन, इट विल कन्वर्टेड इनटू द ATP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड दिस ATP combines with luciferase enzyme and luciferin to form oxyluciferin plus light. This light is act as signal and is captured by camera and detector, and the recording device records that the which type of DNTP has already been added into the reaction mixture. It initially uses the emulsion PCR technique to construct the colonies required for sequencing and removes the complementary strand. Next, a single-stranded DNA sequencing primer hybridizes to the end of the strand. Then the 4 different DNTPs are then sequentially made to flow in and out of the vials over the colonies. When the correct DNTP is enzymatically incorporated into the strand, it causes release of pyrophosphate. In the presence of ATP sulfurylase and adenosine, the pyrophosphate is converted into ATP. This ATP molecule is used for luciferase catalyzed conversion of luciferin into oxyluciferin, which produces light that can be detected with a camera. The relative intensity of light is proportional to the amount of base added. Pyrosequencing developed by 454 Life Sciences was one of the early successes of next generation sequencing. Indeed, 454 Life Sciences produced the first commercially available next generation sequencer. But however, the method was eclipsed by other technologies, and in 2013, new owners Roche announced the closure of 454 Life Sciences and the discontinuation of the 454 pyrosequencing platform. So this is all about today's lecture. If you have any sort of question, you can comment below, or you can ask freely here.